स्टार्ट करते हैं हम लोग अभिक्रिया की कोट के एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। और बात हमारे कॉन्सेप्ट की है, बोर्ड एग्जाम में वो तो आएगा ही आएगा। अपने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोट के बारे में। अभिक्रिया की कोट, ठीक है। अब ये अभिक्रिया की कोट क्या होती है, इसी को समझना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं और लेते हैं m। और ये m क्या है? a है, एक पदार्थ है जिसके मोलों की संख्या m है। दूसरा है हमारे पास n, मोल है किसका? सबस्टांस B के। और यदि हम इसको बनाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है हमारा P। ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हम इधर उत्पाद के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इधर अभिकारक के बारे में। जब यहाँ अभिक्रिया की कोट के लिए हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की दर निकालते हैं। अभिक्रिया की दर, यानी कि इसे हम कह सकते हैं dx अपान dt। और dx अपान dt इक्वल टू हो गया हमारे पास k, ये हो गया a, ये हो गया b। a का जो m है, m का मतलब है मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या। इसको हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं और यहाँ पर क्लियर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, इस समीकरण को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग समीकरण या अभिक्रिया की दर समीकरण। इसको बोलेंगे अभिक्रिया की वेग समीकरण, या इसे बोल सकते हैं अभिक्रिया की क्या बोल सकते हैं? दर समीकरण। ध्यान से समझना है। अब हमें निकालना है अभिक्रिया की कोट। तो यहां हम एक परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अभिक्रिया की दर समीकरण में, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं। अभिक्रिया के दर समीकरण में सबसे पहले हमें इस समीकरण को निकालना होगा, यानी कि हमें अभिक्रिया की दर निकालनी ही होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो जब हम क्या करते हैं, जब अभिक्रिया की दर निकाल लेते हैं तो कह रहा है कि अभिक्रिया के दर समीकरण में ये जो है हमारा है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। तो अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये बहुत इजी है, सिंपली हम लोग जो इसके ऊपर घात आ रहे हैं, जो पावर आ रहे हैं, बस उसी को जोड़ देना। और परिभाषा भी यही कह रहा कि अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातों को योग को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोट। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं अभिक्रिया की कोट बराबर, ये पावर m है, m कर लिए, इसको m कर लिए, और इसी को हम लोग अभिक्रिया की कोट के नाम से जानते हैं। अब यहां से हमारा जो है कुछ पॉइंट्स शुरुआत करता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जो है बात करें अभिक्रिया के कोट के प्रकार, अभिक्रिया के कोट के प्रकार, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यही कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि
निम्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले नंबर पर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। आपने जो परिभाषा लिखा है उसी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, लेकिन वहां ये कह रहा है कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य होनी चाहिए। तो कैसे शून्य होनी चाहिए? इसका मतलब हमारे पास एक पदार्थ है ए, हमने यहाँ प्रोडक्ट लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ dx हो गया, यहाँ dt हो गया, यहाँ k हो गया, यहाँ हो गया a। अब समस्या ये है कि जब हम a ले रहे हैं तो कुछ भी नहीं है तो एक तो है ना, यहाँ पर रिमार्क करने वाली चीज है, समझना बहुत जरूरी है मतलब जरूरी है। कुछ भी नहीं है तो एक है। तो अब यहाँ हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? शून्य कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इसके बारे में जानने की जरूरत है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ अभिक्रिया की कोटि लिखते हैं। अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? ये हो गए शून्य। अब क्यों हुई इसके बारे में हम बात करेंगे। एक होना चाहिए तो हमने जीरो लिखा, इसके बारे में भी बात करें, लेकिन थोड़ा सा पहले हम एक परिभाषा बना ले कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या। तो हमारी प्रॉब्लम है किससे? इस अभिक्रिया के वेग समीकरण से। मैं बार बार मैंने इंडिकेट किया है कि हमें इससे मतलब है तो है, और इसको बोलेंगे अभिक्रिया का वेग समीकरण। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की, या का लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग समीकरण। ठीक है, अब यहां लिखते हैं परिभाषा। अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातों, कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता का घात कितना है? शून्य। इसीलिए हम कह रहे हैं, तो कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता का घात क्या होना चाहिए? शून्य हो। याद रहे, मैं इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, शून्य हो मतलब हो, घात शून्य हो तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब दो हमने सवाल पहले कह रखे थे, यहां होना चाहिए था 1, हमने रखा 0। अब 0 रखा तो क्यों रखा? तो प्रयोग द्वारा अस्पष्ट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो दे रखा है मैं उसके बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब वो बदल जाता है तो याद रखिए कि वह प्रयोग द्वारा अस्पष्ट है। तो मैंने एक दर समीकरण आप लोगों को समझाया था कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो प्रयोग के द्वारा स्पष्ट हुआ है कि एक ही सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमें एक यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा प्रयोग
द्वारा अस्पष्ट है। क्या है? अस्पष्ट है कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये इस स्टेटमेंट देना पड़ेगा बाय एक्सपेरिमेंटल, तो बात बन पाएगी, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है। तो ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया हुई, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इस पॉइंट से हमें थोड़ा सा याद आ रहा है कि हमारा जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया से समीकरण का कोई मतलब नहीं, अभिक्रिया का समीकरण, उसके अर्धायु काल से भी कोई मतलब नहीं। हाँ, पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया से मतलब है, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम उन पॉइंटों के बारे में फोकस नहीं कर रहे, इसका कोई मतलब नहीं। यदि आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उसे पढ़ा दूंगा। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और जिसका पॉइंट होता है हमारा, वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहां लिखते हैं प्रथम कोटि की, या एक सेकेंड थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, और पीछे आकर के हम बात करते हैं किसके बारे में? शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभी हम लोगों ने लिखा dx अपॉन dt इक्वल टू k, और हमने लिखा था a टू द पावर 0। ध्यान से समझना है, एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी। वैसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि 100% ये तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए थोड़ा सा उसमें देखना पड़ता है। इस कंडीशन में हमें चाहिए इस k के बारे में क्या करना है, समझना है। इसके बारे में एक स्थिरांक है जिसको हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक के की इकाई। बात समझ में आ रही हो? यह भी जरूरी है। अब यहां पर हमारी प्रॉब्लम से कि dx अपॉन dt इक्वल टू k, और a का पावर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसका तो कोई मतलब है नहीं, जब 0 हो गया तो अब कहेंगे कि 0 तो पूरा का पूरा होगा, ऐसा नहीं है, इस बात को भी समझ लेते हैं। यदि हम किसी का पावर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब ये हट सकता है कि नहीं हट सकता। तो यहां हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू k, और हमें k की इकाई चाहिए, k की इकाई। अब बताइए x क्या है? x जो है सांद्रता है, यहां लिख लेते हैं x क्या है? सांद्रता है। और आपको पता है कि सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। यहां टाइम t, t क्या है? समय। अब आपकी समस्या है कि समय को आप किस में ना, वैसे अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से हम बात करेंगे सेकंड। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है dx अपॉन dt की जो आमने सामने, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, वहां से देख लीजिएगा। अपॉन टाइम क्या है? सेकंड। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां से यदि हम कर लेते हैं, ये हो गया मोल पर लीटर। यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेकंड, और ये क्या हो जाएगा? -1। यानी k की जो इकाई है वो है क्या? मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो dx अपॉन dt है, यानी दर है, जो दर की इकाई होती है वही k की भी इकाई होती है। एकदम सिंपल सा है। हाँ, एक बात और है, बहुत से तरीकों से हम ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी ट्रिक का जो तरीका होता है उसको यूज ना किया जाए, प्रैक्टिस में न रहा जाए, वो गलत हो जाता है। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हो या किसी एग्जाम में जब जहाँ पे रिटन की बात हो रही है तो वहाँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना ही होगा। हाँ, जहाँ पे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं तो डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं, भाई बात बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करेंगे हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में, नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। हमारा है प्रथम
कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर डिवाइडेशन कर ले रहे हैं ताकि हम समझ लेंगे और डिफिनीशन भी बना लेंगे। देखिए ध्यान से, यहां हमारे पास है ए, यहां है हमारे पास बी। हमने क्या किया, यहां पर dx अपॉन dt ले लिया। यहां हो गया k, यहां हो गया a टू द पावर 1। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज इसलिए लग रहे हैं कि हमने वहां 0 रखा था। फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे 1 कैसे हो गया, वहां 0 था तो वो बाई एक्सपेरिमेंटल था, और यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है। और ये ढेर सारे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी होगा। तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बढ़ जाएंगे। थोड़ा पहले देख लेते हैं, इस कंडीशन में जो अभिक्रिया की कोटि जो है वो क्या है, यहाँ पर 1। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया का दर समीकरण, अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो यहाँ हम परिभाषा में लिखते हैं अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है, एक घात पर निर्भर करता है। ध्यान से समझना, इस बात को आप कई तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। डेफिनेशन जो है बहुत तरीकों से, जैसे सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अलग अलग तरीकों से अलग, लेकिन सीधी सीधी बात है कि हमें रेट इक्वेशन में एक समीकरण में हमें क्या करना है, घात को देखना है, पावर को देखना है, बस उसी को जोड़ देना है। अब जोड़ने की बात, ये सिंगल है तो किससे जोड़े, तो जो है हमने रख दिया। परिभाषा भी हमारे सामने वही है कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब बात आती है कि इस प्रथम कोट की अभिक्रिया में जो K है उसकी इकाई की गणना कर लिया जाए थोड़ा सा पहले। यानी कि यहां लिख सकते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया में K की इकाई। अब इससे आपको लग रहा होगा कि जितने भी कोटि होंगे उन कोटि में K की जो इकाई होती है वो अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं कि स्थिरांक है मतलब स्थिर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग उसकी यूनिट्स जो है, इकाई जो है आने वाले हैं, देखेंगे। और फिर बाद में हम कैलकुलेशन भी करेंगे, इसके गुणों के बारे में भी समझेंगे कि किस अभिक्रिया पे क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मैंने जब इसकी परिभाषा को बनाया था या बताया था, बनाया नहीं था बताया था कि रासायनिक बल गतिकी से कहते हैं, तो उसमें हमने मैकेनिज्म की बात किया था, और एक वर्ड भी हमने यूज किया था कि अलग अलग चीजों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ हम बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ यूज करते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू k, यहाँ हो गया a टू द पावर 1। इसकी इकाई तो आप जानते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसको नोट किया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ बात आती है हमारी K की, और बिग ब्रैकेट का मतलब मैंने समझाया था आप लोगों को कि बिग ब्रैकेट का मतलब भी मोल पर लीटर ही होता है, क्योंकि बिग ब्रैकेट को हम सांद्रता कहते हैं। मैंने उस दिन कई नाम बताए थे, ध्यान आना चाहिए आपको, क्योंकि इतनी बात तो बनती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। अब जरा सोच के देखिए, यहाँ मोल पर लीटर है, यहाँ पर मोल पर लीटर है, दोनों तरफ है।
तो क्या ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। क्या बच गया यहाँ पर? सेकेंड इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया? अब जरा सोच के देखिए कि के की इकाई क्या होगी? पर सेकेंड हो गया। आप चाहें तो यहाँ से ऐसे लिख लीजिए के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, या आप इसको 1/2 भी कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इसी को लिखें, टेंशन दूर रहेगा। क्लियर? अब समस्या आती है, एक वर्ड है अर्ध आयु काल, जिसके बारे में समझेंगे, उसके समीकरण के बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे तरीका तो यही है कि जब हम प्रथम कोट की बात कर रहे हैं, द्वितीय कोट की बात कर रहे हैं, तो इसी में हम समझते चलेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। चलिए, इसी में हम थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहेंगे ताकि आपको समझना क्या हो, आसान हो जाए। जैसे एक डिफिनीशन बनाए और दूसरा डिफिनीशन अपने आप बन जाए, बड़ी कमाल की बात है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट के लिए हम थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आपका द्वितीय कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। चलिए, तो परिभाषा तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के, यहाँ 1 की जगह मैं क्या कर दूं, 2 कर दे रहा हूं। थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ज्यादा में सांद्रता के यहां लिख रहा हूं 2, घात पर निर्भर करता है। कितने घात पर निर्भर करता है? 2 पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब यहां मान लेते हैं कि 2 है। थोड़ा सा एक बात समझिएगा, जब किसी चीज को मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। वैसे मुझे फ्रेश लिखना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, लिख ही लेते हैं, क्यों परेशान होया जाए, ताकि कंफ्यूजन जो है बाद में ना हो। तो इस बात से आपको क्या सीख मिलती है कि हमने कोई एक परिभाषा लिखा और उसी पे हम समझ गए कि मुझे आ गया, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फ्रेश लिखना चाहिए, फ्रेश समझना चाहिए। चलिए बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, थोड़ा सा इसको हटाते हैं ताकि परिभाषा को जितना है उतना छोड़ देते हैं, क्या टेंशन। ठीक है, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास हो गया a प्लस बी। अब आपके माइंड में होगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता 2a इक्वल टू p, यहां लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू हो गया k कॉन्सेंट्रेशन a टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन b टू द पावर 1, मतलब सांद्रता का एक घात है, यहाँ पे एक घात है। अभिक्रिया की कोटि बराबर कितना हो गया, 1 धन 1 बराबर कितना, 2। चलिए अब बात करते हैं इसी बात को, यदि मान लिया जाए समीकरण में 2a दिया हो 2b दिया हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू k, यहाँ a टू द पावर 2। तो यहाँ अभिक्रिया की कोट क्या होगी, अभिक्रिया की कोट बराबर हो गया कितना, 2। तो ऐसा भी हो सकता है और कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। अब समस्या आती है कि जो अभिक्रिया की कोटि है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, उसमें के की इकाई कहीं हो, तो इसको भी समझ लिया जाए। के की इकाई, लेकिन एक बात याद रखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, द्वितीय कोटि की, इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि अलग अलग कोटि में अलग अलग मान आ रहे हैं और आप कहेंगे कि के की इकाई ज्ञात करना, कुछ आपने लिखा नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम द्वितीय कोटि की, यहाँ से हम इसको लेते हैं, यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल टू k, यहाँ लेते हैं a टू द पावर 2। इसके इकाई के बारे में जानते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ हो गया हमारा k और बिग ब्रैकेट को बोलेंगे मोल पर लीटर, लेकिन पावर कितना है, 2।
यहाँ हम 2 कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे मोल पर लीटर है, यहाँ यदि हम ऐसे कर लेते हैं तो पावर 1 है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन एक पावर तो बच गया ना। तो यहाँ कितना बच गया, सेकेंड इनवर्स इक्वल टू के, और यहाँ बच गया मोल पर लीटर। यहाँ से के इक्वल टू जब लिखेंगे ये नीचे आएगा, और नीचे से ऊपर करेंगे, कर ही लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, और ये हो गया मोल पर लीटर। इसको लिखेंगे सेकेंड इनवर्स, ये हो गया मोल पर, और यहाँ हो गया लीटर। अब आप इधर इधर कर सकते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो के की इकाई क्या होगी, पर मोल, पर मोल, लीटर भी साथ में लिख लेते हैं, लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, जो है के की इकाई हो गई किसमें, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में, किसकी इकाई, के की इकाई, यानी वेग स्थिरांक की इकाई हो। अब इसी के क्रम में यदि हम बात करें किसके, तृतीय कोटि के, ठीक है, थोड़ा सा हम इसी में चेंज करना चाहेंगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा इसी में बदल लिया जाए। यहाँ हम बात करेंगे किसकी, तृतीय कोटि की, यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। परिभाषा सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, इस 2 की जगह पे क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, सांद्रता के 3 घात पर निर्भर करता है, बाकी को हम मिटा दे रहे हैं, या इसी में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंजिंग कर दे रहे हैं, या फिर इसको ऐसा करते हैं कि इसको हटा ही देते हैं, ताकि फिर आपको लिखना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये दूसरी कोटि की अभिक्रिया में दूसरा पेज ले ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज नहीं होने देना चाहता। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट किया होगा। अब बात आती है तृतीय कोटि की। जैसे मान लिया जाए हमारे पास ए है, बी है, सी है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, और 2a प्लस बी इक्वल टू पी, कुछ लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 3a कर दे रहे हैं। आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारा dx अपान dt इक्वल टू के, यहाँ सांद्रता a का घात a, b का घात 1 और c का घात कितना हो गया 1, तो कोटि कितनी हो गई, 1 धन 1 धन 1 बराबर कितना। अब यहाँ पर वही बात है, dx अपान dt इक्वल टू के, यहाँ a का पावर 2 और b का पावर 1, तो कोटि कितनी हुई, 2 धन 1 बराबर कितना 3। यहाँ लिख सकते हैं dx अपान dt इक्वल टू के, और यहाँ लिख सकते हैं a का पावर 3। तो यहाँ भी तो कोटि क्या हो गई, 3 ही हुआ ना। परिभाषा पिछले के हिसाब से, अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की, किसके, अभिकारक की सांद्रता के 3 घात पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाता है। सब कुछ वही, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में हमने डिस्कशन किया। एक पॉइंट यहीं से हम लोग जो है के की इकाई को भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है dx के की इकाई, यहाँ हो गया हमारा मोल पर लीटर, ये हो गया के मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, कितनी बार, 3 बार, 3 बार है, इसमें से एक को हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ एक चीज छूटा हुआ है, सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, ठीक है।
सेकेंड इनवर्स। ठीक है, छूट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ बच गया हमारा क्या, सेकेंड इनवर्स के, और यहाँ बच गया मोल का पावर 2 और लीटर का पावर -2। तो यहाँ के की इकाई कितनी हो जाएगी, के इक्वल टू, ये हो गया सेकेंड इनवर्स। नीचे लाएंगे तो पावर प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2। लीटर को नीचे लाएंगे तो माइनस है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा लीटर पावर 2, और ये हमारा के की क्या हो गई, इकाई हो गई। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखे, बहुत कुछ उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो आपको एक लाइबिलिटी बनती है, कमेंट्स करना चाहिए, पूछना चाहिए। क्लियर है, फिर मिलते हैं।